Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और मैं आप लोगों को फ्री कोर्स दे रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एल्गी स्टार्ट किया है। एल्गी की पिछली 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम लोग 5वीं क्लास देखेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइनोफाइसी के बारे में मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके पहले ये सारी जितनी भी स्लाइड्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है काफी अच्छे से, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं क्लास को, पहले जाकर के पिछली 4 क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आज की क्लास देखिए। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, आज की क्लास भी आप लोग आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनको आप लोग समझने के लिए पिछली क्लासेस देख लेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे कि हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे मेंबर्स हैं, आप उनके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे एजुकेशन से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी लिंक होगा, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप चैनल का प्लेलिस्ट खोल करके भी, ठीक है, एलगी की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और भी क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे आप वो सारी क्लासेस भी देख सकते हैं, सारी की सारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हम लोगों ने साइनोफाइसी देखी थी। और ये क्लासेस किसके बेसिस पे है, ये एफी फ्रिच ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले जो है ग्रीन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे एंड देन हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रीन एल्गी का है कि ये आइसो क्वांटी होते हैं, ठीक है। आइसो क्वांटी, आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स हो जाएगा हमारा सेम या फिर सिमिलर, ठीक है। क्वांटी मीन्स फ्लैजिला। तो आइसो क्वांटी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल, सेम या फिर इक्वल फ्लैजिला, इक्वल फ्लैजिला। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो फ्लैजिला होता है ना, उसकी साइज इक्वल होती है। जैसे कि अगर ये एल्गी है तो इसमें मान लीजिए 2 फ्लैजिला है, तो इन दोनों की साइज जो होगी वो इक्वल होगी, है ना, दोनों की साइज इक्वल होगी। तो इस तरीके का फ्लैजिला जिस एल्गी में पाया जाता है उसको आइसो क्वांटी कहते हैं। तो ग्रीन एल्गी जो है इसी टाइप के एल्गी हैं जिनमें इक्वल साइज में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है हमारा, हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड, ठीक है, ये सारे जो है पिगमेंट्स है जो कि ग्रीन एल्गी में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल बी के प्रेजेंस की वजह से ही क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल बी। अब ये जो कैरोटिनॉइड होता है ना, ये कैरोटिनॉइड की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 तरीके का होता है, ठीक है, ये 2 तरीके का होता है। कैरोटिनॉइड दो टाइप का होता है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल, जैंथोफिल, ठीक है। तो कैरोटीन, कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन जो होता है अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, कैरोटिनॉइड में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे कैरोटीन। बट अगर कैरोटीन विद ऑक्सीजन हो, मतलब कैरोटीन के स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाए, तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है जैंथोफिल, ठीक है। तो ये दो जो है ये कैरोटिनॉइड के ही 2 फॉर्म है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन कैरोटिनॉइड होगा तो उसको कैरोटीन कहेंगे, ऑक्सीजन उसके साथ होगा तो उसको जैंथोफिल कहेंगे, सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिगमेंट जिसमें डोमिनेंट है क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल। तो ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, ठीक है। जैसे कि हायर प्लांट में जो फूड स्टोर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा,
क्या होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। उसी तरीके से ग्रीन एल्गी भी अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड बॉडी पाई जाती है ना। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन एल्गी का, वो थोड़ा यूनिक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है? पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी। मतलब ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के जितने मेंबर्स है ना, उनमें अलग अलग मेंबर में क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, शेप जो होता है ना वो वेरी करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि कप शेप्ड हो गया, हमारा स्टार शेप्ड हो गया, है ना। स्लाइड दिखा देती हूँ आपको, रिवीजन हो जाएगा आपका। पिछली क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए चलिए। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो क्लोरोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की हम बात करेंगे, तो कप शेप में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा आपको, वॉलवॉक्स में देखने को मिलेगा, और क्लोरेला में। डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट कैरा में पाया जाता है, निटेला में एंड वाउचेरिया में। फिर रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब होता है नेट लाइक। ठीक है, नेट लाइक। तो नेट लाइक या फिर रेटिकुलेट शेप में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ये होता है हाइड्रोडिक्टियन में, हाइड्रोडिक्टियन में और उडोगोनियम में। हाइड्रोडिक्टियन को क्या कहते हैं? वाटर नेट, वाटर नेट। ठीक है, नाम इसका वाटर नेट है क्योंकि ये नेट लाइक होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये है नेट लाइक और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी नेट जैसा ही होता है। ठीक है, नेट लाइक ही होता है, जिसको बायोलॉजी की भाषा में रेटिकुलेट कहते हैं। तो याद रखना आसान है। वैसे पिछली क्लासेस में मैंने इनको याद रखने का तरीका बताया है, तो आप वो क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोडिक्टियन और ओडोगोनियम में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलेगा। देन स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट या फिर इसी को स्ट्रिलेट क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि जिग्निमा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलर शेप या फिर गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट, जो कि यूलोथ्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म हमने देख लिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडी पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और केवल ये ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है और एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पायरिनोइड का प्रेजेंस जो है क्लोरोप्लास्ट में, ये आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये देखने को मिलता है एक ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में जिसका नाम क्या है? एंथोसेरोस, एंथोसेरोस। और दो टेरिडोफाइट में। ठीक है, एक ब्रायोफाइट में जिसका नाम है एंथोसेरोस और दो टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है पायरिनोइड बॉडी। नाम क्या है टेरिडोफाइट का? एक हो जाएगा हमारा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, दूसरा आइसोइड्स। ठीक है, ये दो ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड बॉडी पाया जाता है। और एक ब्रायोफाइट है जिसमें, जिसका नाम एंथोसेरोस है, उसमें पायरिनोइड बॉडी होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और ग्रीन एल्गी में, और कहीं आपको पायरिनोइड बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पायरिनोइड बॉडी होता क्या है। तो पायरिनोइड बॉडी जो है ये प्रोटीनेशियस कोर होता है। पिछली क्लास आप देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, यहाँ तो पूरा बहुत ज्यादा लिखा गया है तो हौच पौच हो रहा है। ठीक है, पायरिनोइड बॉडी क्या है? ये प्रोटीनेशियस कोर होता है,
प्रोटीन कोर। मतलब पी से पाइरिनोइड बॉडी और ये बना होता है प्रोटीन से, तो आप याद रख सकते हैं कि पाइरिनोइड बॉडी जो है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन कोर, और इसको घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च है और ये हो गया हमारा पाइरिनोइड बॉडी, पाइरिनोइड बॉडी। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है? पाइरिनोइड बॉडी जो होता है ये स्टार्च की सिंथेसिस करवाता है और स्टोरेज करवाता है। ठीक है, ये पाइरिनोइड बॉडी के अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये स्टार्च की सिंथेसिस करवाता है, और सिंथेसिस इसके अंदर होती है बट स्टोर करता है ये अपने बाहर। ठीक है, सिंथेसिस करवाएगा अंदर और फिर उसको स्टोर करेगा अपने चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से पाइरिनोइड बॉडी के दो फंक्शन है, एक तो स्टार्च की सिंथेसिस कराना, दूसरा उसका स्टोरेज करवाना। और ये पाया जाता है केवल और केवल ग्रीन एल्गी में, एक ब्रायोफाइट में और दो टेरिडोफाइट में। गॉट इट? चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्लोरोप्लास्ट और पाइरिनोइड से वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे भी जो पूछा जाएगा वो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल होती है सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज से बनी होती है। उसके अलावा ग्रीन एल्गी जो है यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था जो कि प्रोकैरियोटिक था। इकलौता ऐसा एल्गी का ग्रुप जो कि प्रोकैरियोटिक होता है वो होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोफाइसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी एल्गी आप लोग पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा वो सारे ही यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, सारे यूकैरियोटिक होंगे। चलिए, फ्लैजिला की हम बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला आपने देखा कि आइसोकॉन्टी होता है, मतलब इक्वल होता है, साइज इक्वल होती है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिला की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्लोरोफाइसिक में जो फ्लैजिला होता है उसकी पोजीशन क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिला होता है वो एंटेरियरली प्रेजेंट होता है। एंटेरियरली मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर ये एल्गी है तो इसका जो ऊपर वाला एंड होगा ना, इसको एंटेरियर एंड कहेंगे। ये एंटेरियर एंड है, एंटेरियर एंड, और ये हो जाएगा हमारा पोस्टेरियर एंड। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला कहाँ पे होता है? यहाँ पे एंटेरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो सब नहीं बताऊंगी आपको, आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूलोथ्रिक्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू होता है, और ये जूस्पोर जो है यूनिक हो जाता है और क्वेश्चन का एरिया बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूलोथ्रिक्स के केस में जो जूस्पोर होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक जो है छोटा होता है, ठीक है, एक छोटा जूस्पोर होता है जिसको माइक्रो जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, और एक जो है लार्ज होता है जिसको मैक्रो जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, माइक्रो जूस्पोर जो होता है ये स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होती है, बट नंबर जो है लार्ज होगा, मतलब ढेर सारे नंबर में पाए जाएंगे, है ना, लार्ज इन नंबर। मतलब कि मान लीजिए अगर ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर जूस स्पोर बन रहे हैं, तो छोटे 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 है ना बहुत सारे जूस स्पोर बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे जूस स्पोर बनेंगे, तो साइज छोटी होगी बट नंबर क्या होगा? ढेर सारा होगा, इसीलिए इनको माइक्रो जूस स्पोरेंजिया कहते हैं। और मैक्रो जूस स्पोरेंजिया जो होता है ये लार्ज होते हैं, ये लार्ज होते हैं, बट नंबर इनका कितना होता है? छोटा होता है ना, नंबर फ्यू, है ना। चलिए, साइज बड़ी होती है इसीलिए इसको मैक्रो जूस्पोर कहते हैं, और ये एक स्पोरेंजिया के अंदर केवल कुछ ही आपको देखने को मिलेंगे, दो चार ही। तो ये हो गया मेन डिफरेंस दोनों में। अब ये तो साइज के बेसिस पे था, अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है वो आता है इनके फ्लैजिला में। तो माइक्रो जूस्पोर जो होता है ना ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये बाई फ्लैजिलेटेड हो या तो ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड हो। ठीक है, मतलब या तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो जूस्पोर में या फिर चार। तो माइक्रो जूस्पोर
बाईफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन मैक्रोजूस्पोर जो होता है ये ऑलवेज क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोजूस्पोर ऑलवेज क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होता है और ये यूलोथ्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए, जूसपोर हो गया हमारा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम ग्रीन एल्गी के बारे में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक। अब क्लेमाइडोमोनास में तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैंने आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया है वो 5 तरीके का पढ़ाया है, ठीक है, ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, ठीक। लेकिन ऑटोगैमी एंड होलोगैमी काफी प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है वो यही आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमी ही लोग कंसीडर करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है और ये ऐसी एल्गी है जिसमें अलग अलग स्पीसीज में आपको तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम स्पीसीज देखते हैं और ये स्पीसीज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की प्रोबोसीजेरा नाम की जो स्पीसीज है, और उसके अलावा एक और स्पीसीज है यूगैमिटॉस, यूगैमिटॉस, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, यूगैमिटॉस और क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसीजेरा जो स्पीसीज है इनमें आइसोगैमस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये सारे डिफरेंस जो है आइसोगैमस, एनाइसो, ये सारी प्रीवियस क्लासेस में बताई जा चुकी है आपको, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूं मैं, इसीलिए बोला कि पिछली क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर रहे। नेक्स्ट है हमारा क्लेमाइडोमोनास की ब्राउनी नाम की जो स्पीसीज है उसमें एन आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ठीक है, कॉक्सीफेरा स्पीसीज में ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास इकलौता ऐसा ग्रीन एल्गी है जिसमें आपको तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे इसकी अलग अलग स्पीसीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, फिर हम बात करेंगे पाल्मेला स्टेज की और प्लैकिया स्टेज की, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पाल्मेला स्टेज और प्लैकिया स्टेज। तो पाल्मेला स्टेज और प्लैकिया स्टेज होता क्या है और कहाँ पे पाया जाता है? पाल्मेला स्टेज जो है ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है। जबकि प्लैकिया स्टेज को सर्सिनेट प्लेट स्टेज भी कहते हैं, ये हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? वॉल्वॉक्स में, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाल्मेला स्टेज की। पाल्मेला स्टेज क्या है? ये एक रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज, ये रेस्टिंग स्टेज है जो कि क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये रेस्टिंग स्टेज होता है। कब बनता है ये पाल्मेला स्टेज? एडवर्स कंडीशन में बनता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं सूखा पड़ गया, है ना। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है तो ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि वहां पे सूखा पड़ गया जहां पे क्लेमाइडोमोनास जो है प्रेजेंट थे, ग्रो कर रहे थे, वहां सूखा पड़ गया, या फिर जो है वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, या फिर वहां वाटर में टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो चाहे ड्रॉट हो, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो या टॉक्सिसिटी हाई हो, ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन में जो है क्लेमाइडोमोनास जो है ये पाल्मेला स्टेज के फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम समझते हैं पाल्मेला स्टेज होता क्या है, ठीक है। सिंपली ये रेस्टिंग स्टेज होता है, मतलब क्लेमाइडोमोनास अपने आप को बचाने के लिए इस स्टेज में आ जाता है, ठीक है। इसके लिए क्लेमाइडोमोनास क्या करता है? सबसे पहले तो ये अपने फ्लैजिला को जो है वो शेड कर देता है, मतलब सबसे पहले ये अपने फ्लैजिला लॉस कर देगा, अपनी बॉडी से फ्लैजिला को डिटैच कर देगा। उसके बाद जो क्लेमाइडोमोनास होता है ना, क्लेमाइडोमोनास पेरेंट सेल, मतलब क्लेमाइडोमोनास जो सेल होता है वो अपने आप को डिवाइड करने लगता है, ठीक है, डिवाइड करता है। और उसके बाद ढेर सारा जो है, मान लीजिए कि ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, पहले तो ये क्या करेगा कि अपने फ्लैजिला को, मान लीजिए ये फ्लैजिला है तो ये अपने फ्लैजिला को ही यहाँ से
निकाल के अलग कर देगा, ठीक है, फ्लैजेला को निकाल दिया। उसके बाद ये क्लेमाइडोमोनास ऐसा बच गया। उसके बाद ये क्या करेगा, लगेगा अपने अंदर जो है डिवीजन करने, ठीक है, कई बार डिवीजन करके ये ढेर सारी सेल्स बना लेता है, ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर जो है बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन गई, ठीक है। अब ढेर सारी सेल्स बन गई। अब क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है, ये एक प्लांट सेल कंसीडर किया जाता है, तो इसके ऊपर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले करेगा डिवीजन, और डिवीजन करने के बाद क्या करेगा, अपनी सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है, डिसॉल्व कर लेता है। सेल वॉल को जब डिसॉल्व करेगा तो सेल वॉल कैसे, एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिलेटिनस मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता है। और इसके चारों तरफ जो डॉटर सेल ढेर सारी बनी है ना, इनके चारों तरफ ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आकर के सारे डॉटर सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एडवर्स कंडीशन में क्या करता है, क्लेमाइडोमोनास अपने आप को बचा के रखता है ना। पहले तो ये फ्लैजिला लॉस कर देगा, उसके बाद जो है एक्टिवली डिवाइड करके ढेर सारी डॉटर सेल बनाएगा, और फिर अपने सेल वॉल को डिसॉल्व करके जिलेटिनस मैट्रिक्स बना करके क्या करेगा, डॉटर सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक कि एडवर्स कंडीशन रहती है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारे डॉटर सेल जो है अपने अंदर फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, सब अपने अंदर फ्लैजिला, अपने मतलब कि अपने बॉडी के बाहर फ्लैजिला बनाएंगे। उसके बाद इस जिलेटिनस मैट्रिक्स से जो है ये बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और फिर एक मेच्योर क्लेमाइडोमोनास के फॉर्म में अपनी लाइफ जो है सरवाइव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टेज जो होता है ना, इसी स्टेज को कहा जाता है पाल्मेला स्टेज, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज होता है क्लेमाइडोमोनास की लाइफ में। गॉट इट? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करेंगे प्लैकिया स्टेज की। प्लैकिया स्टेज कहाँ पे होता है, ये होता है वॉल्वॉक्स में, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है ये कॉलोनी में नहीं रहता, ये इंडिविजुअली रहता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है आपको एक सिंगल क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलेगा, लेकिन वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी में रहने वाला एल्गी है ना, ये कॉलोनी बना करके रहते हैं, कभी आपको वॉल्वॉक्स सिंगल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी कॉलोनी देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्वॉक्स जो है कैसी कॉलोनी बना के रहते हैं। वॉल्वॉक्स जो है सिनोबियम कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, सिनोबियम, सिनोबियल, सिनोबियल कॉलोनी, ठीक। तो सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है, सिनोबियल कॉलोनी का मतलब होता है कि ऐसी कॉलोनी जहां पे नंबर और सेल की साइज और उनका नंबर दोनों ही डेफिनिट हो, मतलब दोनों ही निश्चित हो, है ना। तो ऐसी कॉलोनी को सिनोबियल कॉलोनी कहते हैं। जैसे कि 4 नंबर में है तो वो 4 ही रहेंगे, सारी कॉलोनी आपको 4 सेल की दिखेगी। 8 सेल के है तो केवल 8 ही सेल की सारी कॉलोनी आपको दिखेगी। तो नंबर डेफिनिट होता है और साइज भी, सेल की प्रत्येक सेल की साइज भी निश्चित होती है। तो ऐसी कॉलोनी सिनोबियल कॉलोनी कहलाती है, और ये वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है। तो ऊपर वाला एंड क्या है, एंटेरियर एंड है, और नीचे का एंड पोस्टेरियर एंड है, ठीक है। तो एंटेरियर एंड में जितने भी सेल्स होंगे ना, उनको वेजिटेटिव सेल माना जाता है, ठीक है, वो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी साइज जो है काफी छोटी होती है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लेकिन पोस्टेरियर एंड में जो सेल्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। और जब आप साइज की बात करेंगे ना, तो वेजिटेटिव सेल से 10 गुना ज्यादा बड़े ये सेल्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ की सेल्स पोस्टेरियर एंड वाली साइज जो होती है 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है, ठीक। अब यहाँ की जो प्रत्येक सेल होती है उसको कहते हैं गोनीडिया। गॉट इट? यहाँ की जो सेल होती है, प्रत्येक सेल को कहा जाता है गोनीडिया, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो अब ये गोनीडिया जो है, अगर आप इसकी साइज देखेंगे तो ये वेजिटेटिव सेल से 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अब सारा खेल गोनीडिया का ही है। तो मान लीजिए कि हमने एक गोनीडिया की सेल ले ली, ये गोनीडिया की एक सेल है, ठीक है। अब ये करेगा 3 बार माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एक बार डिवाइड किया इसने, तो इसने क्या बनाया, 2 सेल बनाया, ठीक है, एक से लिए एक से लिए 2 सेल। दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन किया तो इसने 4 सेल स्टेज बनाया। फिर तीसरी बार जब डिवीजन होगा तो 4 से 8 सेल बनेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 सेल्ड कंडीशन जो होती है ना, ये सेल्स, 8 सेल
अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है कि आपको बिल्कुल प्लेट जैसी दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, 8 सेल्ड प्लेट के जैसे आपको दिखाई पड़ेंगी। इसी को प्लैकिया स्टेज कहा जाता है, ठीक है, प्लैकिया स्टेज या फिर इसी को सर्सिनेट प्लेट, सर्सिनेट प्लेट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गोनिडिया ने क्या किया, 3 बार जो है डिवाइड किया और 8 सेल स्टेज में आ गया और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसी स्टेज को वॉलवॉक्स में क्या कहा जाता है, प्लैकिया स्टेज। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि प्लैकिया स्टेज क्या होता है, ठीक है। तो प्लैकिया स्टेज जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो है बीच का प्रोसेस है, जबकि पाल्मेला स्टेज जो है रेस्टिंग स्टेज है ना। पाल्मेला स्टेज कहाँ पाया जा रहा है, क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में, जबकि प्लैकिया स्टेज वॉलवॉक्स में पाया जाता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है बीच का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक स्टेज है। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि सिफेल्यूरोस विरिसेंस। सिफेल्यूरोस विरिसेंस जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये ऐसी एल्गी है जो कि जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफी एंड मैग्नोलिया, ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफी एंड मैग्नोलिया। तो रेड रस्ट के लिए कौन सी एल्गी रिस्पॉन्सिबल है, सिफेल्यूरोस विरिसेंस। और ये कैसी एल्गी है, ये पैरासिटिक है, ठीक है, पूछा जाता है इकलौती ऐसी एल्गी। वैसे तो बहुत सारी एल्गीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है, रेड रस्ट। ये पैरासिटिक है, पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है सिफेल्यूरोस वेरिसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे रस्ट डिजीज जो है कॉज कौन करता है, रस्ट डिजीज जो है पक्सीनिया नाम का फंगस कॉज करता है, पक्सीनिया, है ना, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। लेकिन अगर रेड रस्ट बोले, रेड रस्ट बोले तो सिफेल्यूरोस विरिसेंस लगाएंगे जो कि ग्रीन एल्गी है। वही अगर ब्राउन रस्ट बोलता, रेड रस्ट बोलता, है ना, तो उस केस में आप पक्सीनिया मारते, ठीक है, पक्सीनिया ऑप्ट करते आप ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मराइन स्पीसीज ऑफ यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो है इसकी मोस्टली स्पीसीज जो होती हैं फ्रेश वाटर में ग्रो करती हैं, लेकिन 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि मराइन होती हैं, मतलब समुद्र में ग्रो करती हैं, ठीक है, सी वाटर में ग्रो करती हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूलोथ्रिक्स फ्लैका और यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा, ये 2 स्पीसीज हैं यूलोथ्रिक्स की जो कि मराइन है। नेक्स्ट है हमारा एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट ग्रीन एल्गी हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये भी मराइन है, हमारा सी वाटर में पाया जाता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है ना, यूनिसेलुलर है और सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। अब एसिटाबुलेरिया जो है इसको लार्जेस्ट प्लांट सेल कंसीडर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाए कि प्लांट में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो एसिटाबुलेरिया, जो कि एक ग्रीन एल्गी है और ये यूनिसेलुलर होता है, मराइन होता है, ठीक है। अच्छा, एसिटाबुलेरिया जो है इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हैमरलिंक्स एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा है, ये ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये एक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि एसिटाबुलेरिया पे किस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो था ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और किसने किया था, तो हैमरलिंग ने किया था, इसीलिए इसको हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्यों किया गया था, हैमरलिंग ने जो है एसिटाबुलेरिया के मदद से ये प्रूफ किया था कि हेरिडिटी में न्यूक्लियस का रोल होता है, ठीक है, हेरिडिटी में न्यूक्लियस का रोल है, ये प्रूफ किया था हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया की मदद से। और एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में भी अगर जिसको नहीं पता है बता दूं कि हेरिडिटी का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर जो है हम में आते हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं, मतलब वो जो है न्यूक्लियस की मदद से आते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, इसी को जो है हैमरलिंग ने प्रूफ किया था, ठीक है, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना कि एक कैरेक्टर अपने पेरेंट से मतलब
एक कैरेक्टर जो है पेरेंट से उसके बच्चों में जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहते हैं, है ना। एक ट्रेट का पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हैमरलिंग ने प्रूव किया था ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से एसिटाबुलेरिया में। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ओडोगोनियम के बारे में बात करेंगे। ओडोगोनियम जो है इसमें कैप सेल पाया जाता है, ठीक है, कैप सेल पाया जाता है। तो कैप सेल का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि आप ओडोगोनियम के अगर आप इस तरीके से थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें इस तरीके से जो है कैप सेल प्रेजेंट होता है, इस तरीके से कैप सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे। तो कैप सेल का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप ओडोगोनियम में कैप सेल को देखते हैं ना, तो एक सेल में नंबर ऑफ कैप सेल कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ओडोगोनियम की एक सेल है और इसमें 3 कैप सेल प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ कैप सेल कितने हैं उसको काउंट करके आप ये बता सकते हैं कि उस सेल में डिवीजन कितनी बार हुआ है। मतलब जितनी बार डिवीजन हुआ होगा ओडोगोनियम के सेल में, उतने ही नंबर ऑफ कैप सेल बने होंगे, ठीक है। तो ये है इस कैप सेल की इंपॉर्टेंस। आप कैप सेल का नंबर काउंट कर लीजिए और आप बता सकते हैं कि कितनी बार जो है डिवीजन हुआ होगा उस ओडोगोनियम के सेल में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्वा। अल्वा को क्या कहते हैं? सी लेटस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सी लेटस। क्लोरेला की हम बात करेंगे, तो क्लोरेला जो है, क्लोरेला को सिंगल सेल प्रोटीन कंसीडर किया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लियर सॉरी यूनिसेलुलर होता है ना, सिंगल सेल से बना होता है और ये हाईली प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में इसको लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्लोरेला को स्पेस फ्लाइट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो ये हाईली प्रोटीन रिच होता है, दूसरे ये क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस वजह से स्पेस फ्लाइट में क्लोरेला को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैरा। काफी इंपॉर्टेंट ग्रीन एल्गी है कैरा, जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। कैरा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कॉमन नेम देखेंगे। कैरा को स्टोन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का इसके सेल वॉल में डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है, स्टोन लाइक, इसीलिए इसको स्टोन वर्ड कहते हैं। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्वेटिक हॉर्सटेल, ठीक है, एक्वेटिक हॉर्सटेल। एक्वेटिक हॉर्सटेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हॉर्सटेल नाम का एक टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है ये एक टेरिडोफाइट है और इसको हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है और इसकी जो बॉडी होती है ना, जब आप बॉडी देखेंगे तो उसमें इक्विसिटम की स्टेम जब आप देखेंगे तो उसकी स्टेम में नोड्स, इंटरनोड्स, नोड्स, इंटरनोड्स, है ना, ये नोड्स है, दो नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं, ठीक है, इंटरनोड। और ये हो गया नोड। तो इनकी बॉडी जो है नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। और अपीयरेंस जो होगा जब आप इक्विसिटम को देखेंगे तो ये बिल्कुल हॉर्स टेल जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहा जाता है। और इक्विसिटम सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है, जबकि कैरा जो है ये वाटर में ग्रो करता है, ठीक है, इक्वेटिक होता है, इसी वजह से कैरा को इक्वेटिक हॉर्स टेल कहते हैं, ठीक है, जबकि इक्विसिटम को केवल हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम थैलस की बात करते हैं। तो कैरा का जो थैलस होता है ना, वो डिफरेंशिएटेड होता है दो पार्ट में। जो सबस्ट्रेटम पे होता है उसको राइजोइड कहते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या करता है कि अपने किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी भी जैसे रॉक से या किसी चीज से अटैच होता है, ठीक है। और जो मेन बॉडी होती है, जो मेन थैलस होता है, उसको मेन एक्सिस कहते हैं। जो मेन एक्सिस होता है वो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इक्विसिटम की जो बॉडी है वो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होती है, उसी तरीके से कैरा की जो मेन एक्सिस है वो भी नोड्स और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी में सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि इक्विसिटम को हॉर्स टेल कह रहे थे तो कैरा को इक्वेटिक हॉर्स टेल कह दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैरा की जो बॉडी होती है मेन एक्सिस, उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और राइजोइड की बात करेंगे तो राइजोइड में ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। मेन एक्सिस नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएट होगा, जबकि राइजोइड में ऑब्लिक सेप्टा होगा। गॉट इट। चलिए रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो कैरा जो है ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको कैरा में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एमाइलम स्टार से होता है, बल्बिल्स की मदद से होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है, ठीक है। एमाइलम स्टार जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया जा चुका है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप लोग पिछली क्लास में देख लीजिएगा एमाइलम स्टार के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एडवांस टाइप का होता है, मतलब ऊगैमस टाइप का होता है कैरा में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कैरा से रिलेटेड, जैसे कि कैरा जो है ये मोनोसियस होता है या फिर इसी को होमोथैलिक कहते हैं। इसका मतलब समझेंगे, होमोथैलिक या फिर मोनोसियस का मतलब होता है कि कैरा के एक ही थैलस में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है कि कोई प्लांट हो और एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। तो आप कैरा की ये प्लांट बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए ये कैरा की मेन एक्सिस है जिसमें जो है ये नोड प्रेजेंट है, ठीक है। ये नोड है, फिर यहाँ पे नोड होगा, ठीक है, फिर ऊपर नोड होगा, तो इस तरीके की मेन एक्सिस है। और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसी को कहा जाता है इंटर नोड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटर नोड। तो मेन एक्सिस नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड है कैरा की। अब यहाँ पे आप सेक्स ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टिपुलोड कहते हैं, ठीक। और इस स्टिपुलोड के नीचे की तरफ जो है मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोब्यूल। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है ग्लोब्यूल, है ना, एंथेरिडियम। ये मेल सेक्स ऑर्गन है ग्लोब्यूल, जो कि इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये ओवल शेप में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये लार्ज होता है, जिसको कहते हैं नोक्यूल, ठीक है, ऊगोनियम या फिर नोक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ऊपर के साइड में प्रेजेंट है और इसको नोक्यूल कहते हैं, इसकी साइज लार्ज होती है। और मेल जो है नीचे की तरफ होता है जिसको ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, तो ऐसी स्पेसीज को क्या कहेंगे, मोनोसियस या फिर होमोथैलिक स्पेसीज। तो कैरा कैसा है, मोनोसियस या फिर होमोथैलिक स्पेसीज है, ठीक है। अब कैरा जो है एक एक्सेप्शन के रूप में काम करता है, क्योंकि कैरा का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है, ठीक है। जब आप एल्गी की बात करेंगे ना, तो जितनी भी एल्गीज आप पढ़ेंगे सभी में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल से बने होते हैं और उनपे कोई भी जैकेट नहीं होती है, जबकि कैरा जो है हायर प्लांट से सिमिलरिटी शो करता है, क्योंकि इसके सेक्स ऑर्गन जो है ये नोक्यूल और ग्लोब्यूल जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनको चारों तरफ से जो है एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है जिसको जैकेट कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैरा का जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे कैरा में, तो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि पिछली क्लास में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लोरोफाइसी के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फीचर्स थे, जितने भी क्वेश्चन के एरिया थे, हमने सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेंथोफाइसी से स्टार्ट करेंगे क्लास को। आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।